अकेले रहना ज़रूरी है, कम से कम तुम्हारे लिए। जो रविंद्रनाथ जी की स्टोरी है कि उन्हें जब भी कोई क्रिएशन आती उनके माइंड में, जैसे कोई भी गीत लिखना होता, तो उनका खाना-पीना एकदम छूट जाता था। द्वार, दरवाज़े सब बंद कर लेते थे, एकांत में चले जाते थे। मिलना-जुलना बंद कर देते थे या बंद हो जाता था, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वो आर्टिस्ट थे। कहते हैं किसी से बोल भी नहीं सकते थे वो, मतलब बोला जाना उन्हें सही लगता ही नहीं था, क्योंकि वो ध्यान सारा क्रिएशन की तरफ चला जाता था। अपने आप को एकांत में ले जा करके कहते हैं कि वो सो भी नहीं सकते थे। जब भी उनके अंदर गीत या सॉन्ग की क्रिएशन, उन्हें लिखने के लिए जब फ़ील आता था, तब वो खाना-पीना भी भूल जाते थे और एकांत में चले जाते थे। और आप जान के हैरान होंगे कि सबको मनाही थी कि जब रवींद्रनाथ टैगोर जी अपने कोई गाना लिख रहे हैं या कुछ भी क्रिएशन में उस मोमेंट में हैं, तो कोई भी उनके आस-पास भी ना जाए, इनफैक्ट उनके रूम के आस-पास भी ना हो, ताकि वो जो क्रिएशन का एक पल आपको कुछ समझा के चला जाता है, वो उसमें और उसकी वाइब्रेशन जो आपका माइंड कैच करता है, उसमें अड़चन ना आए। उसे कैच करने में, वो जैसे रेडियो की तरंगें कैच करने में, सिग्नल कैच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एरियल इस जगह पे घुमा दो, इस एंगल पे घुमा दो या चैनल वहाँ सेट कर दो। और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था कि सबको बताया हुआ था रवींद्रनाथ टैगोर जी के जो भी मित्र थे, क्योंकि क्रिएशन का पल आपके ऊपर कब उतर आए, इसको प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता कि आइडिया कब आया आपके माइंड में। और आपने अपने आप को इस तरह से प्रैक्टिस करके तैयार कर रखा है कि जब भी वो आइडिया आए, आप अपने पेपर पे उसे उतार सकें। प्रैक्टिस इस दिन के लिए की जाती है, ताकि जब आपको कोई विचार आए या वो क्रिएशन का पल आपके ऊपर उतरे, तो आप उसे एक ज़ुबान में ढालने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। तो इसलिए उनके सभी दोस्तों को ये हिदायत थी कि जब भी वो आँखें बंद कर लें या कुछ, मतलब आपसे बोलना बंद कर दें, कुछ लिखने लग पड़ें, तो हिदायत थी कि वहाँ से चले जाएँ। इतना तक उनके स्टूडेंट्स को बोला था कि ये भी नहीं कहना कि मैं जाऊँ, बस चले जाना है ताकि बाधा ना पड़े। ये कहानी ओशो के लेक्चर में से मैंने ली है, ताकि एक एग्ज़ाम्पल से आर्टिस्ट जितने भी हैं उन्हें समझा सकूं, क्योंकि सभी शफ़ल करके सुनना और फिर उन्हें रिलेट करना, इट्स अ टफ़ जॉब। मुझे लगा मैं ये आसान कर दूं। वो बताते हैं कि गुरदयाल उनके पास गए, रवींद्रनाथ टैगोर जी के पास, और उन्होंने लिखा है कि मैं नया-नया गया था, गुरदयाल मलिक, और पता उन्हें भी था कि ये हिदायत है कि जब उन्हें क्रिएशन का वो मोमेंट आए, बिना डिस्टर्ब किए निकल जाना है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी थी कि मैं देखूं कि वो होता क्या है, वो मोमेंट को देखने का एहसास कैसा है, मतलब वो बंदे को उसकी बॉडी में क्या होता क्या है। तो 5-7 उनके रवींद्रनाथ टैगोर जी के फ्रेंड्स थे, सभी आपस में गपशप कर रहे थे और रवींद्रनाथ टैगोर जी खुद उन्हें चाय बना के पिला रहे थे। तो ये एक सीन है। अचानक रवींद्रनाथ टैगोर जी के हाथों से चाय की प्याली छूट गई, और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे उन्हें इस मोमेंट का पता था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गए। दोस्तों ने उन मलिक साहब को भी उठने का इशारा किया कि चलो भाई। उनका मन तो नहीं था उठने का, लेकिन अब सब बोल रहे थे तो अब सबके साथ उठे तो। लेकिन जब वो सभी लोग चले गए, तो मलिक दीवार के पास छुप कर देखने लग पड़े कि रवींद्रनाथ टैगोर को होता क्या है। और ऐसा बताया गया है कि रवींद्रनाथ टैगोर जी की आंखों से आंसू बहने लग पड़े। थोड़ा बॉडी में शिवरिंग टाइप्स कुछ कुछ महसूस होने लग पड़ा, कुछ बॉडी का एक एक पोर किसी अज्ञात ऊर्जा से भर गया हो, और जैसे उनके जो स्किन के पोर्स हैं उसमें से कोई चीज़
कुछ ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश कर रही है और कोई अनूठी शक्ति ने उस सारे कमरे को घेर लिया। अब बाहर जो छुपकर देख रहे मलिक को भी अनुभव होने लग पड़ा उस ऊर्जा का। तो उन्हें भी वो किसी की मौजूदगी वहाँ पे महसूस होनी शुरू हो गई, जैसे आपको भी लगता है कोई है कमरे में और आपको कोई भय पकड़ लेता है, कोई डर पकड़ लेता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब मलिक जो थे वो घबरा गए। अब घबराहट दोहरी थी। एक तो ये थी कि मैं चोरी से देख रहा हूँ, दूसरा कि अब ये मौजूद कौन है। फिर वो जगह भी खाली ना रही। घड़ी दो घड़ी के लिए मलिक के भी पैर एकदम जाम हो गए, वहीं पे हिल ना सके, चाहकर भी उन्हें हिला ना सके, जैसे किसी चीज़ ने उन्हें भी पकड़ लिया। अब वो वहाँ से हटना भी चाहें तो हट नहीं सकते। किसी चीज़ ने जैसे ज़मीन से कशिश बांध ली हो, उनके पैरों को जकड़ लिया हो। आइज़ ब्लिंक करना चाहते हैं लेकिन ब्लिंक हो नहीं रही, झपक नहीं रही। सांस जैसे रुक गई हो, कोई विराट जैसे उतर आया हो चारों तरफ। वो सारा स्थान किसी की उपस्थिति से भर गया था, किसी की प्रेजेंस से भर गया था। अब दूसरी तरफ जो मोमेंट था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ये झूम रहे हैं जैसे कोई वृक्ष तेज हवाओं में झूमता हो। रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ पे नाच रहे थे जैसे कि कोई, जैसे पीकॉक नाचता है, काले बादल छाते हैं ऊपर, या कुछ इस तरह का माहौल लग रहा था कि जैसे एक मदरली फीलिंग आ रही है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ जो होता है, गर्भ से बच्चे का जन्म हो रहा हो। अब धीरे धीरे रात गहरी होने लग पड़ी और रविंद्रनाथ वैसी ही अवस्था में, मतलब सेम स्टेट। और फिर वो स्वस्थ हुए, वापस हुए, और जैसे ही वो स्वस्थ और वापस हुए, अब मलिक के पैर जैसे ज़मीन से छूट गए, वो भागे वहाँ से। फिर बाद में उन्होंने दूसरे दिन रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा कि अपराध मेरा क्षमा हो, रात मैं चोरी छिपे खड़ा रह गया था, ऐसा लगा आप तो मिट गए, कोई और मौजूद हो गया था वहाँ। रविंद्रनाथ ने कहा कि अब तक मैंने खुद कुछ भी नहीं लिखा है। जब मैं मिट जाता हूँ तभी मुझसे कोई लिखवा जाता, जब मैं नहीं होता हूँ तब भी मुझसे कोई गा जाता है। और मैं लाख कोशिश करूँ, कितने भी सुंदर शब्दों को जमाऊं, उससे तुकबंदी तो बन जाती है, लेकिन काव्य का जन्म नहीं होता। काव्य का जन्म मतलब कविता का, पोइट्री का जन्म तभी होता है जब मैं मिट जाता, जड़ मूल से खो जाता। अगर रविन्द्रनाथ को इस काव्य के क्षण में ही, इस पोइट्री के क्षण में ही ईश्वर का एहसास हो तो ये हो सकता है, ऐसा होता है। क्योंकि इस जगत में जब भी कोई चीज़ क्रिएट होती है, इन द मोमेंट ऑफ क्रिएशन, अब वो चीज़ पैदा हो गई तब नहीं, सृजित हो गई तब नहीं, लेकिन जब सृजन हो रही होती है, इन द वेरी प्रोसेस, जब वो प्रक्रिया में होती है, जब जन्म हो नहीं गया, हो रहा होता है, इन द प्रोसेस, तब कभी कभी उसकी झलक मिल जाती है, जिसकी झलक पाने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। सो बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी स्केचिंग। यू आर वॉचिंग जॉर्ज इंक।